ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। ये कहानी मुझे मेरे दादाजी सुनाया करते थे। वो बताते थे कि एक दिन जब वो काम से वापस लौटकर घर आ रहे थे, उस वक्त वो शहर में काम करते थे जो कि गांव से काफ़ी ज़्यादा दूर था और आने जाने के लिए साधन के नाम पे सिर्फ साइकिल हुआ करती थी। हर कोई साइकिल इस्तेमाल किया करता था और उस टाइम आधे से ज़्यादा रास्तों पे सिर्फ जंगल हुआ करते थे, जिसकी वजह से रात के वक्त रास्ते और भी ज़्यादा डरावने हो जाते थे। ऐसे ही एक रात मेरे दादाजी जब अपने घर वापस आ रहे थे, तभी बीच सुनसान रास्ते पे उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। अचानक से हवाओं ने करवट बदल ली और हवा धीरे धीरे सिसकती हुई चलने लगी। हवा में एकदम से बदलाव आ गया था। दादाजी ने आसमान की ओर देखा तो तारे ऊपर चमक रहे थे, लेकिन मुसीबत तो ये थी कि अंधेरा हो चुका था। दादाजी सुनसान रास्ते पे साइकिल चला रहे थे और यही कोशिश कर रहे थे कि जल्द से जल्द घर पहुंचा जाए। सुनसान रास्ते से गुजरते वक्त उन्हें वहां पर एक बूढ़ी औरत नज़र आई जो कि उम्र में काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी थी। और जब उस बूढ़ी औरत को मेरे दादाजी ने देखा तो उनसे रहा नहीं गया। वो उस बूढ़ी औरत के पास गए और उस बूढ़ी औरत से पूछने लगे, क्या बात है अम्मा, कोई मदद चाहिए क्या? उस बूढ़ी औरत ने कोई जवाब नहीं दिया और उसने हाथों से इशारा करके सामने की ओर देखने के लिए कहा। और फिर मेरे दादाजी ने पूछा, क्या अम्मा आगे तक छोड़ दूं क्या? फिर उस बूढ़ी औरत ने जवाब में हाँ में सर हिलाया। मेरे दादाजी ने कहा कि आ जाइए अम्मा, बैठ जाइए साइकिल के पीछे। वो बूढ़ी औरत साइकिल के पीछे बैठ गई और मेरे दादाजी साइकिल चलाने लगे। साइकिल चलाते चलाते मेरे दादाजी ने पूछा, अच्छा अम्मा कहाँ रहती हैं आप? गांव का नाम क्या है आपकी? और उस बूढ़ी औरत ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। मेरे दादाजी को लगा कि शायद बूढ़े होने की वजह से उनके कानों में कोई परेशानी है, शायद से ऊंचा सुनती होंगी, इसलिए उन्होंने एक और बार पूछा, अम्मा बताओ ना कौन से गांव में रहती हो? तो उस बूढ़ी औरत ने एक अजीब सी आवाज में कहा कि बहादुरगढ़। मेरे दादाजी ने हाँ में सर हिलाया और कहा कि अच्छा वो गांव तो मेरे गांव के ठीक बगल में ही है। अरे यार बड़ी किस्मत वाली हैं आप मुझे मिल गई। मैं आपको आपके गांव ही छोड़ देता हूँ, कहाँ आप रात में भटकती फिरेंगी। मेरे दादाजी साइकिल को चलाते रहे और काफ़ी देर साइकिल चलाने के बाद जब वो बहादुरगढ़ पहुंचे तो उन्होंने कहा, देखो अम्मा हम आपके गांव पहुंच गए हैं, आप कहो तो मैं आपके घर तक भी आपको छोड़ सकता हूं। उस बूढ़ी औरत ने जवाब में हाँ में सर हिलाया और मेरे दादाजी ने कहा, ठीक है अम्मा आप मुझे रास्ता बताओ, मैं आपको लेकर चलता हूं। और फिर मेरे दादाजी साइकिल चलाने लगे और जैसे जैसे वो बूढ़ी औरत हाथों से इशारा कर करके बता रही थी उस दिशा में मेरे दादाजी साइकिल चलाए जा रहे थे। और आखिर में एक घर आया और उस घर के बाहर दादाजी ने साइकिल को रोका और पूछा, क्या यही घर है अम्मा? जिसके जवाब में उस बूढ़ी औरत ने हाँ में सर हिलाया। और फिर मेरे दादाजी उस घर पे गए और दरवाजे को खटखटाने लगे। दरवाज़ा एक आदमी ने खोला और पूछा, कौन हो भाई साहब आप, क्या काम है आपको? जिसके जवाब में मेरे दादाजी ने कहा, मुझे तो कोई काम नहीं है, आपकी ये जो माँ जी हैं वो मुझे सुनसान रास्ते पे मिली और इन्होंने मुझे बताया कि बहादुरगढ़ में इनका घर है। और जब मैंने इनसे रास्ता पूछा इनके घर का तो ये मुझे यहाँ पर लेकर आई, ये इन्हीं का घर है ना? जिसके जवाब में उस आदमी ने कहा कि कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरी माँ जी तो कई सालों पहले ही गुजर गई थी। और जब मेरे दादाजी ने ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि क्या मजाक कर रहे हैं आप?
मैं इतनी दूर से आपकी माँ जी को लेकर आया हूँ और आप इतना भद्दा मजाक कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? जिसके जवाब में उस आदमी ने कहा, अरे भाई साहब, मैं क्यों मजाक करूँगा आपसे? ये देखिए, मेरे घर में देखिए, उनकी तस्वीर लगी हुई है और देखिए माला भी चढ़ी हुई है। कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं आपसे मजाक क्यों करूँगा भला? और मेरे दादाजी ने वो तस्वीर देखी तो वो तस्वीर उसी बूढ़ी औरत की थी। मेरे दादाजी ने पीछे मुड़ के देखा तो वो औरत वहाँ से गायब थी। मेरे दादाजी घबरा कर इधर उधर देखने लगे कि वो बूढ़ी औरत कहाँ चली गई। मेरे दादाजी को कुछ भी समझ नहीं आया और उन्हें यही लगा कि अब घर चलना ही ठीक रहेगा। उन्होंने साइकिल को मोड़ा और फिर घर की ओर आने लगे और रास्ते में उन्होंने देखा कि वो बूढ़ी औरत उसी घर के बाहर खड़ी है और उन्हें हाथों से इशारा करके अलविदा कह रही है। मेरे दादाजी इतने घबरा गए कि सीधा उन्होंने घर आके ही सांस ली। वो इतने ज़्यादा डर गए थे कि उन्होंने रात के वक्त उस सुनसान रास्ते से आना छोड़ दिया था और कई सालों तक उन्होंने उस रास्ते की सूरत नहीं देखी। ये दूसरी कहानी मेरे नाना जी ने मुझे सुनाई थी। वो बताते हैं कि एक दिन वो मम्मी से मिलने के लिए उनके गांव आ रहे थे, यानी कि मेरे दादाजी के घर आ रहे थे। रात के वक्त वो साइकिल चलाते हुए आ रहे थे क्योंकि हमारे घर में एक इमरजेंसी आ गई थी, जिसकी वजह से मेरे नाना जी को इमरजेंसी में मेरे दादाजी के घर पहुंचना था। इसलिए वो समय की परवाह ना करते हुए रात को ही अपनी साइकिल उठाकर गांव की तरफ आ रहे थे। मेरे नाना जी का गांव मेरे दादाजी के गांव से बहुत ही ज़्यादा दूर था, इसलिए वो काफ़ी तेज़ी से साइकिल चला रहे थे। साइकिल चलाते चलाते उन्हें काफ़ी देर हो गई थी, अंधेरा हो चुका था और वो रात में ही जैसे तैसे करके टॉर्च लिए साइकिल को चला रहे थे। लेकिन उस वक्त कुछ ऐसा हो गया जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। रोड पे कुछ नुकीले कांटे जैसा कुछ रखा हुआ था, जिसकी वजह से मेरे नाना जी का जो साइकिल का पहिया था वो पंचर हो गया और साइकिल चलाना मुश्किल हो गया। मेरे नाना जी ने जब पंचर हुए पहिए को देखा तो उनका मूड खराब हो गया और उन्होंने कहा, धत तेरी की, इतनी जल्दी में मुझे वहाँ पहुँचना है और इस टायर को भी अभी पंचर होना था। अभी ये पंचर वाला इतनी रात को कहाँ मिलेगा? पंचर साइकिल को मेरे नाना जी ठीक से चला नहीं पा रहे थे, इसलिए वो उसे धक्का मारते मारते दूर तक लेकर आ गए और एक सुनसान रास्ते पे उन्होंने एक साइकिल की दुकान को देखा। वो दुकान साइकिल रिपेयरिंग की थी। मेरे नाना जी ने जब उस दुकान को देखा तो उन्होंने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया और मेरे नाना जी अपनी साइकिल को उस दुकान के पास लेकर गए और कहा, अरे भाई साहब, फटाफट पंचर बना दो यार। जिसके जवाब में उस दुकानदार ने कहा, बना तो दूंगा साहब, लेकिन पैसा थोड़ा ज़्यादा लगेगा। अब रात हो गई है, घर जाने का वक्त हो गया, लेकिन अगर आप चाहो तो मैं कर दूंगा, लेकिन पैसे ज़्यादा लगेंगे। हालात से मजबूर मेरे नाना जी क्या कर सकते थे। उन्होंने कहा, ठीक है भाई यार, तू ले लियो पैसे, लेकिन अभी जल्दी बना, मुझे लेट हो रहा है। उस साइकिल वाले की शक्ल कुछ अजीब सी थी। उसकी शक्ल पे जो मुस्कान थी वो बेहद ही ज़्यादा डरावनी थी। नॉर्मली जितने भी इंसान होते हैं वो जब हंसते हैं तो काफ़ी अच्छे लगते हैं, लेकिन वो जो साइकिल का पंचर बनाने वाला आदमी था वो हंसते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूत प्रेत हो। उसकी अजीब सी हंसी को देखकर मेरे नाना जी थोड़ा बहुत घबरा रहे थे, लेकिन उन्हें लगा कि खैर उनको क्या करना है, पंचर बनवा के जैसे तैसे यहाँ से निकलना है। वो धीरे धीरे पंचर बनाने लगा और आखिर में पंचर जब बन गया तो उसने कहा, लो मालिक, बन गया, लाइए पैसे लाइए। और जब मेरे नाना जी ने ये अजीब सी हंसी सुनी तो उनके कदम 2 कदम पीछे हो गए
तो उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला और पैसे निकाल कर उसे दे दिए और वहाँ से साइकिल लेके चल दिए। मेरे नाना जी गांव पहुँच गए और फिर रात के वक्त ही जो भी इमरजेंसी वाले काम थे वो सारे काम निपटाने लगे। सुबह के वक्त गांव के कुछ लोग आए और उन्होंने कहा, अरे तुम्हें पता है वो जो हमारे गांव के बाहर एक सुनसान रोड पे जो पंचर बनाने वाला था ना, रात के वक्त उसको किसी ने मार दिया। और जब लोग इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे तो मेरे नाना जी के कानों में भी ये बात चली गई और उन्होंने उन लोगों के पास आकर कहा, जी क्या हो गया, मैं भी जान सकता हूँ क्या? जिसके जवाब में उन लोगों ने वही बात बताई, अरे हमारे गांव के बाहर एक सुनसान रोड है ना, वहाँ एक साइकिल ठीक करने वाला था, उसको रात के 12 बजे किसी ने मार दिया। मेरे नाना जी को लगा कि शायद ये लोग मजाक कर रहे हैं, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ गई और पुलिस वाले फ़ोटो दिखाकर पूछताछ करने लगे। और जब उन्होंने मेरे नाना जी को फ़ोटो दिखाई तो वो फ़ोटो और किसी की नहीं, उसी साइकिल ठीक करने वाले की थी जिससे मेरे नाना जी ने पंचर बनवाया था साइकिल के पहिए का। मेरे नाना जी ने जब उस फोटो को देखा तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई और मेरे नाना जी को इतना तो याद था कि रात के तकरीबन 1:30 या 2 बजे उन्होंने साइकिल का पंचर बनवाया था, लेकिन लोगों के मुताबिक उसकी मौत तो 12 बजे ही हो गई थी। तो फिर मेरे नाना जी के साइकिल के पहिए का पंचर बनाया किसने? मेरे नाना जी समझ गए कि हो ना हो वो साइकिल का पंचर बनाने वाला जो भी था वो एक आत्मा थी। संजय और उसके कुछ दोस्त रात के वक्त अपने गांव वापस आ रहे थे। शहर से घूम घाम के वहाँ से सामान खरीद के उन्हें काफ़ी मज़ा आया था और उनका दिन काफ़ी मज़े से बीता था। लेकिन मज़े के चक्कर में रात हो गई थी और वो रात के वक्त ही अपने अपने घर वापस आ रहे थे। उन सबका घर एक ही गांव में था। वो एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने सामने देखा कि वहाँ से एक बारात जा रही थी जहाँ कई सारे लोग नाच रहे थे। वहाँ इतने ज़्यादा लोग थे कि रोड काफ़ी पतली थी और रोड भर चुकी थी। वहाँ से आगे निकलने का कोई रास्ता नहीं था। इसी वजह से संजय और उसके दोस्त उन बारातियों को बार बार कह रहे थे, ज़रा साइड होइए, हमें आगे जाना है। सर ज़रा साइड होइए, ज़रा हमें आगे जाना है। सर ज़रा आप भी, मैम ज़रा साइड हो जाइए, मेरे को आगे जाना है। और जब संजय सारे बारातियों को ये बात बोल रहा था तो उन्होंने सबकी शक्ल देखी तो हर किसी की शक्ल पे कोई खुशी नहीं थी। सब नाच तो रहे थे लेकिन खुश कोई भी नहीं था। वो सारे इतने डरावने लग रहे थे जैसे अभी संजय और उसके दोस्तों को कच्चा चबा जाएंगे। उनकी शक्ल पे खुशी की एक शिकन तक नहीं थी, बस पागलों की तरह नाचे जा रहे थे। संजय और उसके दोस्त जैसे तैसे करके बारात से आगे निकले और फिर जब वो आगे बढ़ रहे थे तभी उन बारातियों ने संजय और उसके दोस्तों से कहा, अरे सुनिए, अरे आप भी जरा नाच गा लीजिए, अभी हमारी बारात बहुत आगे तक जानी है, चलिए साथ में चलते हैं। संजय और उसके दोस्त घबरा गए और संजय ने घबराते हुए कहा कि आपका शुक्रिया, लेकिन हमें अभी कोई दिलचस्पी नहीं है, हम अपने घर जा रहे हैं अभी, वैसे भी काफ़ी देर हो गई है और रात हो गई है। और संजय और उसके दोस्त ये कहकर वहाँ से जा ही रहे थे तभी उन बारातियों ने संजय को पकड़ लिया और उसके दोस्तों को भी पकड़ लिया और कहा, एक बार में समझ नहीं आता, हमने कहा ना, नाच गा, हमारे साथ बारात में शामिल हो जा। और ये कहते कहते उस बाराती का चेहरा पूरा सफ़ेद हो गया जैसे उसके शरीर में खून की एक बूंद भी ना हो। और इतनी डरावनी आवाज़ सुन के संजय के भी होश उड़ गए और संजय बेहोश हो गया और उसके जो बाकी के दोस्त थे वो भी ये सब सहन नहीं कर पाए
और वो भी बेहोश हो गए। सुबह सुबह उन सबकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि उन्हें ढेर सारे लोगों ने घेर रखा है और उन लोगों ने संजय और उसके दोस्तों के मुंह पे पानी के छींटे मारे, जिसकी वजह से संजय और उसके दोस्त होश में आए। और उन गांव वालों ने पूछा क्या हो गया था, हाँ कहाँ वो बीच रोड पे पड़े हुए थे? वो तो अच्छा हुआ सुबह सुबह हम मिल गए, कोई गाड़ी वाला कुचल के चला जाता ना तो मर जाते वहीं पर। जिसके जवाब में संजय और उसके दोस्तों ने उन गांव वालों को बताया, अरे हम रात के वक्त अपने घर जा रहे थे, तभी हमें एक बारात दिखी और हम आगे बढ़ ही रहे थे, तभी उन्होंने हमें रोक लिया और उसमें से एक बाराती ने हमें पकड़ लिया। और फिर उन गांव वालों ने एक दूसरे की शक्ल देखी और फिर संजय से कहा, हाँ जानते हैं हम, बहुत पहले की बात है, यहाँ से एक बारात गुजर रही थी, लेकिन एक बेकाबू ट्रक आ गया यहाँ से और उसने पूरे बारात को ठोकर मार दी, जिसकी वजह से सारे बारातियों की मौत हो गई। और मैंने कई बार सुना है कि उनकी आत्मा ऐसी रोड पर रात को घूमती है और जिसको भी वो देखती है उसे अपनी बारात में शामिल कर लेती है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि जिंदा बच गए। जब संजय और उसके दोस्तों ने ये बात सुनी तो उनके हाथ पैर फूल गए और उन्होंने फैसला कर लिया कि उस रात के बाद से वो उस रास्ते से कभी भी नहीं गुजरेंगे। भूत प्रेत सब अंधविश्वास है, ऐसा मुझे 2 साल पहले लगा करता था, क्योंकि कुछ वक्त पहले मेरे साथ कुछ ऐसा घटा है जिसे महसूस करने के बाद अब मैं समझ गया हूँ कि इंसान जितना सोचता है ये दुनिया वहीं तक सीमित नहीं है। मेरा नाम सागर है। मैं एक गांव से आया था, काम की तलाश में कई जगह कोशिश की और आखिर में एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिली एटीएम में नाइट शिफ्ट थी मेरी और काम किए कुछ ही दिन हुए थे। मैं काफ़ी खुश था, रात को जाता था और सुबह आ जाता था। रात में कोई ज़्यादा पैसे निकालने वाला आता भी नहीं था, मुझे बस एटीएम का ख्याल रखना होता था। और फिर तभी अचानक से एक रात जब मैं ड्यूटी पर गया रात को, तो मैंने मौसम को देखा। मौसम उस दिन एक अलग से मिजाज में था, बादल एकदम घिरे हुए थे, अंधेरे के साथ बिजली भी चमक रही थी, बारिश हो रही थी और जो सुबह शिफ्ट का जो गार्ड था वो अपने घर जा चुका था। मैं अकेला रात के 11 बजे बैठा हुआ था एटीएम में। बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। मैं अंदर एटीएम में बैठा हुआ था और जो कैबिन होता है हर एटीएम में जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड बैठता है, मैं वहीं पर बैठा हुआ था, आसपास नज़र रख रहा था। और तभी अचानक से रात के तकरीबन 12 बजे जब हवाएं चल रही थी, एटीएम के बाहर एक पेड़ था, वो बरगद का पेड़ था, काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और दिखने में डरावना भी। मैंने उस पेड़ के नीचे देखा तो एक आदमी खड़ा था, वो बारिश में पूरी तरह से भीगा हुआ था और एटीएम को घूर रहा था। मुझे वो आदमी थोड़ा अजीब लगा, मुझे लगा कि शायद वो पैसे निकालने आया है, लेकिन उसकी नज़रें मुझे किसी और ही चीज़ की तरफ इशारा कर रही थी। मैंने अपनी बंदूक को उठा लिया और चौकन्ना हो गया। मुझे लगा था कि बिना वजह उसको बोलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है वो अच्छा इंसान हो, लेकिन मैं ही सिर्फ उसे बुरा समझ रहा हूँ, इसलिए मैंने उसे कुछ बोला नहीं। लेकिन मेरी ड्यूटी थी एटीएम की रक्षा करना, इसलिए मैं हाथ में बंदूक लिए वहाँ खड़ा था। बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी। तभी वो धीरे धीरे एटीएम के पास आने लगा और मुझे घूरता हुआ धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाता गया। मुझे पहले तो अजीब लगा और मैंने कहा कि क्या बात है भाई, कब से देख रहा हूँ एटीएम को घूरे जा रहा है, आखिर इरादा क्या है तेरा? वो धीरे धीरे मेरे पास आया और अचानक से उसने अपनी जेब में हाथ डाला और तकरीबन 8 इंच का एक नोकीला चाकू बाहर निकालकर मेरी तरफ दौड़ता हुआ आया।
मैंने एक गोली उसकी तरफ फायर कर दी, लेकिन मैंने देखा कि वो वहाँ पर था ही नहीं, वो कहीं गायब हो चुका था। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया था कि मेरे साथ हुआ क्या था। मैं तुरंत रूम में गया और सिक्योरिटी कैमरा चेक किया, और जो मैंने देखा वो उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि उस पेड़ के नीचे कोई भी नहीं था, और उस फुटेज में साफ साफ दिख रहा था कि मैंने हवा में ही गोली चला दी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने उस आदमी को अपनी नज़रों से, अपनी आंखों से देखा था। वो उस पेड़ के नीचे था। वो अचानक से कहाँ गायब हो गया, ये बात मुझे परेशान करने लगी। क्या वो कोई आत्मा थी या कोई अनजान शक्ति? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये बात मेरी समझ के बाहर जा रही थी। मैंने जैसे तैसे अपने होश को संभाला और वापस से अपनी ड्यूटी को करने लगा। कुछ देर बाद रात के तकरीबन 2 बजे मैं बोर हो रहा था। तभी मैंने अपने कैबिन की एक ड्रॉर को खोला। वहाँ ढेर सारे अखबार रखे हुए थे, और मैं जो नया अखबार था उसे ढूंढ रहा था, लेकिन वो अखबार शायद पुराने अखबारों में मिक्स हो गया था, जिसकी वजह से मैं अखबार के उस कलेक्शन में बार बार उस अखबार को ढूंढ रहा था। लेकिन तभी अचानक से एक अखबार मेरे हाथ में आया, जिसकी हेडलाइन पे था कि एक चोर ने की एटीएम लूटने की कोशिश, सिक्योरिटी गार्ड के साथ मुठभेड़ में उस चोर की हुई मौत। और ये न्यूज़ पढ़ के मैं थोड़ा सा हैरान हो गया, लेकिन मेरी आंखें तो तब खौफ से चौड़ी हो गई जब मैंने देखा कि उस न्यूज़ के नीचे एक फ़ोटो लगी हुई थी, और वो फ़ोटो में जो इंसान था वो वही इंसान था जिसे मैंने अभी कुछ ही देर पहले देखा था। ये देखकर मानो जैसे मैं सन्न सा रह गया हूँ। तभी मेरी नज़र बाहर गई और मैंने देखा कि एटीएम के बाहर वही आदमी पेड़ के नीचे एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ मुझे घूर रहा है। और मैं वापस से अपनी बंदूक को लेकर उस पेड़ के नीचे गया, और पलक झपकते ही वो आदमी एक अजीब सी हंसी के साथ वहाँ से गायब हो गया। मैं भागता हुआ एटीएम में आया और मैंने देखा कि वो फिर से उस पेड़ के नीचे आ गया। ऐसा कैसे हो सकता था? मेरी शक्ल पे पसीना आ रहा था। मैंने उस आदमी को इग्नोर करना सही समझा। मुझे लगा कि ये कोई प्रेत आत्मा है जो कि मुझे परेशान कर रही है। मैं उस पेड़ के नीचे देखने लगा तो वो अभी भी वहीं खड़ा था। मैंने अपने लाइव कैमरे को चेक किया जो कि एटीएम पे लगा हुआ था, और मैंने देखा कि वो बंदा उस लाइव फुटेज में कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था उस पेड़ के नीचे। लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से उस पेड़ के नीचे देखा तो वो वहीं पर खड़ा था, और वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। ये भयानक मंजर देखकर मेरा दिमाग चकरा गया, और जैसे तैसे मैंने अपने आप को संभाला। वो पूरी रात मुझे उसी पेड़ के नीचे दिखता रहा, लेकिन मैंने जैसे तैसे अपने होश आवाज़ को संभाले रखा। उसकी एक अजीब सी हंसी मुझे बार बार डरा रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं बस चुपचाप पूरी रात अब उस एटीएम में बैठा रहा, और सुबह हुई। सूरज की जैसे ही पहली किरण आई और वो इंसान वहाँ से गायब हो गया। वो आदमी मुस्कुराता हुआ वहाँ से गायब हो गया। मैं इतना भयानक मंजर देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा डर गया था, और जब सुबह का सिक्योरिटी गार्ड आया तो उसने बताया कि वो एक बुरी आत्मा है जो कि लोगों को परेशान करती रहती है, और हो सकता है तुमने उसे ही देखा है। तुम अपना ख्याल रखना। इस घटना के होने के बाद मैं इतना ज़्यादा घबरा गया था कि मैंने वो नौकरी छोड़ दी और उस शहर से कहीं और आ गया। लेकिन वो अजीब सी हंसी आज भी मेरे कानों में कभी कभी सुनाई देने लगती है, और जब भी वो हंसी मेरे कानों में सुनाई देने लगती है तो वो आदमी मुझे कभी कभी मेरे आसपास नज़र आने लगता है, और वो सच में बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है। मेरा नाम सत्यम है। ये बात है उस वक्त की जब मैं अपने गांव में रहा करता था। वैसे तो मेरे गांव में बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन मेरे पड़ोस में एक लड़का रहा करता था जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हम दोनों में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। हम दोनों जहाँ भी मिलते वहीं पर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती। ऐसा काफ़ी लंबे वक्त तक चलता रहा, लेकिन एक दिन अचानक से मेरे पड़ोस में रहने वाले लड़के की मौत हो गई। मेरी और उसकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी, लेकिन उसकी मौत से
मुझे थोड़ा बहुत दुख हुआ था, क्योंकि जैसा भी था मेरे ही गांव का था। उसका अंतिम संस्कार किया गया, और अंतिम संस्कार होने के बाद जब हम वहाँ से जा रहे थे तभी सबने कहा कि पीछे मुड़ के मत देखना, वरना बहुत बुरा हो सकता है। पहले तो मुझे इस बात पे यकीन नहीं हुआ, लेकिन सबका मन रखने के लिए मैंने सोचा कि क्या हो गया, पीछे ही तो नहीं मुड़ना है, और मैं सबके साथ वहाँ से आने लगा। तभी अचानक से मेरे पॉकेट से मेरा स्मार्टफोन नीचे गिर गया, और उसे उठाने के चक्कर में मैंने पीछे मुड़ के देख लिया। किसी का ध्यान मेरी तरफ नहीं था, क्योंकि सब सामने की ओर देख रहे थे। मुझे लगा कि किसी को कुछ पता नहीं चला है, और मैंने भी किसी को बताना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं किसी को बताऊंगा तो सब यही बोलेंगे कि कुछ ना कुछ अब अपशगुन हो जाएगा। फिर वही बाबाओं के चक्कर, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैंने इस बात को इग्नोर किया और वापस से अपने घर आ गया। गर्मी का मौसम था, गांव में बिजली रहती नहीं थी, इसलिए मैं और मेरे पापा छत पर ही सोते थे। रात के 2 बजे अचानक से मेरी आंखें खुली और मुझे टॉयलेट जाना था। मैं टॉयलेट जाने के लिए उठा ही था, तभी अचानक से जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे दिल ने जैसे धड़कना बंद ही कर दिया था। मैंने देखा कि उसी पड़ोस वाली छत पे वही लड़का जिसकी मौत हो चुकी थी, वो उसी छत पे बैठा हुआ था और मुझे देख रहा था, और मुझे देखता हुआ एक अजीब सी स्माइल दे रहा था, जिसे देखने के बाद मेरे होश उड़ गए थे। मेरे मुंह से आवाज़ निकलना मानो बंद ही हो गई थी। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन जैसे मेरे मुंह पे किसी ने ताला लगा दिया हो। मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने घबराते हुए अपने पापा को उठाया, और जब मेरे पापा उठे तो उन्होंने उस छत पे देखा। उस पड़ोस वाली छत पे कोई नहीं था। मेरे पापा को लगा कि ये मेरा वहम है, इसलिए उन्होंने मुझे सो जाने को बोला। ये सब देखने के बाद अब बाथरूम जाने की हिम्मत मेरे में नहीं थी। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन एक बार के लिए मैंने अपने दिल को बना लिया कि ये सब मेरा वहम है और कुछ भी नहीं। फिर सुबह हुई और मैंने इस बारे में किसी को नहीं बताया, और फिर से रात हुई। जब मैं सोया तो फिर मैंने देखा कि वो लड़का मेरे सामने ही खड़ा है, और वो अचानक से मेरे पास आके बोला, मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। और ये सुनने के बाद मेरी हालत जैसे खराब ही हो गई, और मैं चिल्लाता हुआ अपनी नींद से जागा। अब मुझे पता चल गया था कि अब वो मेरे सपने में भी आने लगा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। मेरे पापा ने मुझसे पूछा कि आखिर बात क्या है, लेकिन मैंने अभी भी उन्हें कुछ नहीं बताया। कई दिन ऐसे ही बीते। वो हर रात को मेरे सपने में आता, मेरी नींद टूट जाती, मैं ठीक से सो नहीं पाता, और जब मैं नहीं सोता तो कभी कभी वो मुझे उसी छत पे नज़र आता जो कि उसी की छत थी, यानी कि मेरे पड़ोस वाली छत पे नज़र आता, और मुझे देखता हुआ हमेशा मुस्कुराता रहता। ये सब मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा भयानक था, लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अपने पापा को ये सब बताऊं तो बताऊं कैसे। ऐसे कई दिन बीते। मैं रात को ठीक से सोता नहीं था। मैं चुपचाप सा रहने लगा। मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल से आ गए। मेरी हालत ख़राब होने लगी। मुझे बुखार आने लगा। मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी, और हर रात को वही लड़का मुझे सपने में नज़र आता और मुझे सिर्फ एक ही बात कहता, मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। और एक दिन मेरे दादाजी ने मुझसे पूछा कि बेटा आखिर बात क्या है, तुम ना ठीक से खाते हो, ना ही किसी से बोलते हो, तुम पहले तो ऐसे नहीं थे, अब अचानक से तुम्हें हो क्या गया है। और इस बार मुझसे रहा नहीं गया, और मैंने सारी बातें उन्हें बता दी। और उन्होंने मुझसे सिर्फ एक ही बात पूछी, अंतिम संस्कार होने के बाद तुमने क्या पीछे मुड़ के देखा था। अब मेरे पास सच बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, और मैंने उन्हें बता दिया कि हाँ, मेरा स्मार्टफोन नीचे गिर गया था, गलती से उसे उठाने के चक्कर में पीछे मुड़ के देख लिया था। फिर मेरे दादाजी मेरे को मेरे गांव के सबसे प्रसिद्ध मंदिर में दर्शन कराने के लिए ले गए, और वहाँ पे एक पूजा भी की,
और उस दिन के बाद से मुझे कभी भी वो लड़का नज़र नहीं आया। लेकिन एक बात तो मुझे समझ आ गई कि बड़े बुज़ुर्गों की बातों को ना मानना मुसीबतों को बुलावा देने के बराबर है। सो हे एवरीवन, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो स्टोरी अगर आपको पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब भी साथ ही साथ ज़रूर से कर लें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वशीकरण। कुछ लोग कहते हैं कि वशीकरण सिर्फ एक अंधविश्वास होता है, वहीं कुछ लोग कहते हैं वशीकरण एक कला है, और ये कला जो भी जानता है वो किसी भी इंसान को अपने वश में कर सकता है, अपने कंट्रोल में कर सकता है, उससे जो चाहे वो करवा सकता है। वशीकरण की बातें सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होती हैं, और आज की इस वीडियो में मैं सुनाने वाला हूँ वशीकरण की एक ऐसी ही डरावनी कहानी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ बिना किसी देरी के चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। संजना अपने 8 साल के बेटे के साथ घर वापस जा रही थी। वो उस वक्त ट्रेन में थी। उसकी ट्रेन असम के एक रेलवे स्टेशन पे रुकी, और फिर असम के रेलवे स्टेशन से एक पैसेंजर ट्रेन में चढ़ा, और पूरी बोगी का एक चक्कर लगाने के बाद बोगी के बीच में खड़ा हो गया। संजना को वो आदमी दिखने में काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था। उस आदमी के हाथ में एक डब्बा था, और वो दिखने में थोड़ा सा अजीब था। संजना ने अपने बेटे को कस के पकड़ लिया, क्योंकि उस बोगी में जिसमें संजना बैठी थी कोई भी नहीं था। उस बोगी में बस वही एक असम से चढ़ा हुआ पैसेंजर जो कि अभी अभी रेलवे स्टेशन से चढ़ा है, और संजना और उसका बेटा। बाकी पूरी बोगी खाली थी। धीरे धीरे ट्रेन ने चलना शुरू किया और ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली। संजना बस यही दुआ कर रही थी जल्दी से जल्दी उसका स्टेशन जल्दी आ जाए, ताकि वो इस ट्रेन से उतरे, क्योंकि वो आदमी दिखने में काफ़ी ज़्यादा डरावना था, और संजना उसकी वजह से उस ट्रेन में रुकने से घबरा रही थी। और वो आदमी बार बार संजना और उसके बेटे को घूर रहा था। संजना काफ़ी ज़्यादा घबरा रही थी उस आदमी से। तभी संजना के बेटे ने उस अजीब आदमी को देखकर कहा कि अंकल, आपके इस डब्बे में क्या है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? आपका डब्बा दिखने में काफ़ी ज़्यादा अलग है, और आज तक मैंने ऐसा डब्बा कहीं नहीं देखा। और फिर उस अजीब से दिखने वाले आदमी ने कहा कि देखोगे क्या डब्बे में क्या है? इतनी भयानक आवाज सुन के संजना ने अपने बेटे का मुंह बंद कर दिया। तो आदमी संजना के बेटे को देखने लगा। 5 मिनट के लिए संजना का ध्यान खिड़की से बाहर गया। वो बाहर के नज़ारे देख रही थी। वो बस देख रही थी कि वो कहाँ है अभी, और उसे पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। वो इन्हीं सब बातों के बारे में सोच रही थी। उसी बीच में उस अजीब से आदमी ने उस डब्बे को खोल दिया, और संजना के बेटे ने उस डब्बे को देख लिया, उस डब्बे के अंदर देख लिया। और जैसे ही संजना के बेटे ने उस डब्बे के अंदर एक बार झांक लिया, वैसे ही उस आदमी ने उस डब्बे को वापस बंद कर दिया। संजना का ध्यान अपने बेटे की तरफ गया, और उसने पूछा कि डब्बे में क्या था, और फिर उस के बेटे ने कहा कि कुछ भी नहीं था। और फिर संजना ने इस बात को इग्नोर किया, और जैसे ही स्टेशन आया, संजना अपने बेटे को लेके उस ट्रेन से उतर गई और चैन की सांस ली उसने। वो जल्दी ही रेलवे स्टेशन के बाहर निकली और सवारी करके पहुंच गई अपने घर। वो उस ट्रेन से उतर तो गई थी, लेकिन बार बार उसके दिमाग में उस अजीब से डरावने आदमी की शक्ल आ रही थी। वो आदमी और उसकी वो अजीब सी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा डरा रही थी। और फिर संजना ने ध्यान दिया कि उसका बेटा कुछ बोल नहीं रहा है। उसने अपने बेटे से पूछा कि सब कुछ ठीक तो है, और
उसके बेटे ने कहा कि हाँ सब कुछ ठीक है। संजना ने फिर एक लंबी चैन की सांस ली और फिर घर पहुंचकर अपने बेटे को कुछ खाने के लिए दिया, लेकिन संजना के बेटे ने खाने से मना कर दिया। और फिर संजना को लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद हर कोई थक जाता है, तो उसका बेटा खाना क्यों नहीं खा रहा। संजना को ये बात काफ़ी परेशान कर रही थी। शाम हुई और संजना का हस्बैंड घर आया, और जब रात के खाने का समय हुआ और पूरा परिवार खाने के लिए बैठा तो उन दोनों का बेटा खाने की प्लेट को सिर्फ देख रहा था। ये सब देख के संजना ने अपने बेटे को कहा कि क्या हो गया है, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो, सिर्फ प्लेट को देख रहे हो। जिसके जवाब में उसके बेटे ने कुछ भी नहीं कहा और उस प्लेट को घूरने लगा। ऐसा व्यवहार काफ़ी ज़्यादा अजीब था। संजना ने अपने बेटे से कहा कि जल्दी खाना खा लो, नाटक मत करो, मैंने तुम्हारी फेवरेट सब्ज़ी बनाई है। और फिर उसके बेटे ने एक बार संजना को घूर के देखा, और इससे पहले उसके बेटे ने कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं किया था। संजना को काफ़ी गुस्सा आया और उसने अपने हस्बैंड, जिनका नाम था अनिल, संजना ने अनिल को कहा कि देखो अपने बेटे को खाना नहीं खा रहा है, सुबह भी जब हम घर वापस आए तो मैंने खाने के लिए दिया, उस वक्त भी कुछ भी नहीं खा रहा था और अभी भी कुछ भी नहीं खा रहा है। अनिल ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया और उसने कहा कि क्या हो गया नहीं खा रहा तो, क्या पता फ्रिज से कुछ निकाल के खा लिया हो, वैसे भी इसको घर का खाना कहाँ पसंद आता है, बाहर की चीज़ें ही इसे ज़्यादा पसंद आती है। और फिर अनिल ने अपने बेटे की तरफ देखा और सोचा कि शायद किसी बात की टेंशन हो गई है, और फिर उसने प्यार से अपने बेटे से पूछा कि क्या हो गया है बेटा, सब कुछ ठीक तो है, खाना क्यों नहीं खा रहे हो। और फिर से उनके बेटे ने उनको कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ खाने की प्लेट को घूरता रहा और अचानक से वहाँ से उठ के चला गया। अनिल भी अब टेंशन में आ गया कि आखिर क्या हो गया है। अनिल खाने की प्लेट लेकर अपने बेटे के रूम में पहुंचा और कहा कि अरे बेटा तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो, किसी ने कुछ बोला है क्या, किसी की बात से तुम नाराज़ हो क्या। और फिर उसके बेटे ने फिर से कुछ नहीं कहा। अगली सुबह हुई और फिर ब्रेकफास्ट करने के लिए पूरी फैमिली एक साथ बैठी, और फिर वही हुआ जो पिछली रात हुआ था। उनके बेटे ने फिर कुछ नहीं खाया और फिर सिर्फ ट्रे को घूरने लगा। ये देखकर अनिल को अब गुस्सा आ गया और उसने कहा कि अरे बात क्या हो गई है, ना कुछ बताता है ना कुछ, हुआ क्या है, खाना क्यों नहीं खा रहा है, रात को भी यही था, मुझे ड्रामे पसंद नहीं है, चुपचाप से खाना खा ले। और जब अनिल गुस्सा करने लगा तो उसके बेटे को रोना आ गया और फिर अनिल को लगा कि डांटना ठीक नहीं है, शायद उसके बेटे की तबीयत खराब है इसलिए वो खाना नहीं खा रहा है। और वो अपने बेटे को लेकर डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने पूरा चेकअप करने के बाद एक ही जवाब दिया कि सब कुछ ठीक है। लेकिन जब अनिल ने डॉक्टर से कहा कि इसने काफ़ी वक्त से कुछ खाया नहीं है, तो डॉक्टर ने भूख लगने की कुछ मेडिसिन्स लिख कर दे दी और फिर अनिल ने आकर वो मेडिसिन्स अपने बेटे को खिलाई। लेकिन घबराने वाली बात तो ये है कि वो मेडिसिन खाने के बाद भी उसके बेटे पे कोई असर नहीं हुआ और उसके बेटे ने अभी भी खाना खाना शुरू नहीं किया। पूरे 2 दिन बीत चुके थे। संजना और अनिल के बेटे ने कुछ भी नहीं खाया था। संजना का रो रो के बुरा हाल था कि उसका बेटा कुछ खा नहीं रहा है। अनिल फिर से उसे डॉक्टर के पास लेकर गया और फिर डॉक्टर ने दवाई की डोसेस बढ़ा दी। वापस से वो अपने बेटे को घर लेकर आया और दवाई दी, लेकिन फिर से वही हुआ, उसे अभी भी भूख नहीं लगी, उसने खाना शुरू नहीं किया वापस। अनिल अगले दिन फिर से डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने अपना सर पकड़ लिया कि आखिर ये कैसे हो सकता है। दवाई की इतनी डोसेस देने के बावजूद भी अनिल के बेटे को भूख क्यों नहीं लग रही है, ये बात डॉक्टर को परेशान करने लगी। और डॉक्टर ने कहा कि देखिए, मैंने दवाई की डोसेस तो ज़्यादा ही दी थी, लेकिन
मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा डोज देना ठीक होगा, क्योंकि दवाइयाँ भी ज़रूरत से ज़्यादा खाने पर नुकसान कर देती हैं। इसलिए मुझे लगता है आपके बेटे को दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। वो किसी टेंशन में है, वो किसी प्रेशर में है, उससे बात कीजिए और देखिए क्या उसे ऐसी बात परेशान कर रही है जो वो ऐसे बिहेव कर रहा है। पूरे 3 दिन हो गए थे और फिर अनिल और संजना के बेटे का वज़न कम से कम 5 किलो कम हो गया था। ये देखकर अनिल और संजना की जान निकली जा रही थी। अनिल ने वही सारी बातें संजना को बताई कि आखिर हुआ क्या था। पहले तो ऐसा नहीं था, जब से वो घर लौटा है तभी से वो ऐसी हरकतें कर रहा है। तभी अचानक से संजना के दिमाग में वही आदमी की शक्ल याद आ गई और उसने अनिल को सारी बातें बताई। और फिर अनिल को लगा कि ये सब तो सिर्फ दफियानूसी बातें हैं और वो अपने बेटे के पास गया और उसने अपने बेटे से पूछा, बेटा उस अजीब से आदमी के हाथ में जो डब्बा था उसमें क्या था? और फिर उसके बेटे ने अनिल से कहा कि कुछ भी नहीं। और ये सुनते ही अनिल सन्नाटा रह गया और फिर उसे भी भूख लगनी बंद हो गई। अब उसने भी खाना खाना बंद कर दिया था। बाप और बेटे दोनों ने खाना खाना बंद कर दिया था। ये देखकर संजना काफ़ी ज़्यादा घबरा गई और डर गई और फिर वही हुआ जिसका डर था। अनिल और उसके बेटे की मौत हो गई। संजना की पूरी ज़िंदगी उजड़ गई और वो उस आदमी की तलाश में निकल गई कि वो आखिर था कौन। असम की ट्रेनों में डेली सफ़र करने लगी कि वो आदमी उसे सिर्फ एक बार मिल जाए, सिर्फ एक बार मिल जाए और संजना उसकी जान ले ले। संजना ने कई बार ट्रेनों में सफ़र किया उस आदमी को ढूंढने के लिए और ऐसे ही एक शाम जब वो अपने घर वापस आ रही थी तो एक खाली सी जगह पे जहाँ से ट्रेन गुजर रही थी, संजना को वही आदमी वहाँ से गुजरता हुआ नजर आया। वो एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा था और उसके हाथ में वही डब्बा था और वो संजना की तरफ देखकर एक बार मुस्कुराया और संजना वो देखकर पागलों की तरह चिल्लाने लगी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि वो चलती हुई ट्रेन में थी और वो आदमी पैदल रास्ते पे चल रहा था। संजना के पास में जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने संजना से बात करी और संजना ने उन्हें सारी बातें बताई। फिर वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी था और उसने कहा कि वो आदमी कोई और नहीं, एक आत्मा है। असम में कहते हैं कि एक काला जादूगर रहा करता था, काफी ज्यादा गरीब था वो, इतना गरीब कि उसे पेट भर खाना भी नहीं मिलता था। जगह जगह जाकर जादू दिखाया करता था। उसके पास एक डब्बा था, उसी के अंदर अपनी जादू की कलाकारी दिखाया करता था लोगों को। इधर उधर घूमकर जादू दिखाया करता था। उसके पास एक डब्बा था, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने उसके जादू को नापसंद करना शुरू कर दिया। उसे कोई पसंद नहीं करने लगा और वो जहां पर भी अपना हुनर दिखाता कोई भी उसे पसंद नहीं करता और आखिरकार भूखमरी के कारण वो मारा गया। और कहते हैं कि वो हर जगह घूमता है और उसने जिसको भी अपना डब्बा खोल कर दिखाया उसकी भूख हमेशा के लिए मिट गई और उसकी मौत कुछ दिनों में ही हो गई। कहते हैं कि उसके डब्बे में काले जादू की ताकत थी। कोई भी उसके डब्बे के अंदर देख लेता तो वो काले जादू की ताकत उसे अपने वश में कर लेती और उसकी भूख को खत्म कर देती, जिसकी वजह से धीरे धीरे वो कमजोरी से मारा जाता। और कहते हैं कि आज भी असम के रेलवे स्टेशन पे वो काला जादूगर घूमता है अपने हाथ में उसी डब्बे को लेकर।